Hello student, I welcome you to this class. Here I have a lesson for students of class 9th. This is the 12th chapter in your books. It is a poem. The name of the poem is Song of the Rain. It is written by Khalil Gibran. जैसे कि हमें टाइटल से ही पता चल रहा है, सॉन्ग ऑफ द रेन यानी कि बारिश का गाना। तो जब बारिश होती है, जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती हैं, तो बारिश एक गाना गाती है। यहाँ पर ये जो चैप्टर है, ये जो पोएम है, इट इज अ सॉन्ग संग बाय द रेन। तो बारिश खुद एक गाना गा रही है और वो गाना पोएट ने यहाँ पर पोएम के रूप में प्रेजेंट किया है। The rain has been personified as it tells its story and life cycle. अब इस पोएम में एक बहुत ही खास बात है, एक बहुत ही अलग चीज है। वो क्या है? इस पोएम में पोएट ने बारिश को पर्सोनिफाई किया है। जब मैं कहती हूं पर्सोनिफाई किया है यानी कि पर्सन, रेन को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया है, एक लिविंग बीइंग की तरह, एक ह्यूमन बीइंग की तरह ट्रीट किया गया है, क्योंकि लिविंग बीइंग्स ही अपनी स्टोरी लिखते हैं और यहाँ पर रेन अपनी स्टोरी लिख रही है, बारिश अपनी कहानी सुना रही है। तो इस पोएम की खास बात क्या है कि इस पोएम में कालिल गिब्रान ने बारिश को पर्सोनिफाई किया है। जब बारिश अपनी कहानी हमें सुनाती है तो बारिश एक इंसान का रूप ले लेती है। बारिश भी इंसानों की तरह बात कर रही है, अपनी कहानी बता रही है। सो द मेन एसेंस ऑफ दिस पोएम इज द मेन पॉइंट। सबसे जरूरी चीज क्या है कि इस पोएम में पोएट ने बारिश को पर्सोनिफाई किया है, उसे एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग बीइंग की तरह ट्रीट किया है। और बारिश इस पोएम में हमें अपनी कहानी बताती है, अपना लाइफ साइकिल बताती है, कैसे वो शुरू होती है, कैसे वो पैदा होती है, कैसे फिर वो मैच्योर होती है, बड़ी होती है और फाइनली कैसे उसका अंत आ जाता है। तो चलिए हम ये इंटरेस्टिंग पोएम पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम यहाँ पर क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वील टॉक अबाउट द पोएट कालिल गिब्रान, then I'll give you an introduction to this poem, then we'll read the poem, I'll explain it to you and we'll discuss the literary devices also. Then it will be followed by the summary and the question and answers. सबसे पहले the poet Khalil Gibran, he was born on January 6, 1883 in Syria. Syria मिडल ईस्ट एशिया में पड़ता है and he died on April 10th, 1931 in USA. Khalil Gibran was a Lebanese-American artist, poet and writer. So he was not only a writer and a poet, but he was an artist also. His poetry is notable for its use of formal language as well as insights on topics of life using spiritual terms. अब कालिल गिब्रान की जो पोएट्री है उसमें एक खासियत ये है कि उन्होंने काफी फॉर्मल लैंग्वेज यूज की है। उनका जो राइटिंग स्टाइल है उसमें उन्होंने ऐसे वर्ड्स नहीं यूज किए जो हम डे टू डे रूटीन की बातचीत में यूज करते हैं, लेकिन कुछ फॉर्मल वर्ड्स यूज किए हैं। और साथ ही साथ उनकी जो पोएट्री है उसमें वो क्या करते हैं, जिंदगी से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में सोच कर कुछ इंसाइट्स देते हैं। इंसाइट्स मीन्स जब आप किसी चीज के बारे में सोचते रहते हैं तो आपके क्या थॉट्स आते हैं उस चीज के बारे में, दोज थॉट्स आर इंसाइट्स। और वो उनको डिस्क्राइब करने के लिए स्पिरिचुअल टर्म्स यूज करते हैं। स्पिरिचुअल टर्म्स मीन्स गॉडली वर्ड्स, आत्मिक वर्ड्स रिलेटिंग टू योर सोल। सो दिस इज द स्टाइल इन विच कालिल गिब्रान हैज रिटन हिज poetry and other works. One of his most notable lines of poetry in the English-speaking world is From Sand and Foam, which was written in 1926, which reads, "Half of what I say is meaningless, but I say it so that the other half may reach you."
अब इस बुक में से खालिल गिब्रान की एक बहुत ही फेमस लाइन ली गई है। उसमें वो ये कहते हैं कि जो भी मैं कह रहा हूं उसकी आधी बातों का कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं इसलिए वो सब कह रहा हूं ताकि जो बाकी की आधी बातें हैं उनका कुछ मतलब आप तक पहुंच सके, आप उनको समझ पाएं। तो बड़ी ही डिफरेंट सी वर्डिंग है उनकी, बड़ा ही डिफरेंट सा थॉट प्रोसेस है, बट दिस इज व्हाट खालिल गिब्रान वाज, दिस इज द वे ही रोट। नाउ विद दिस लेट अस हैव एन इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पोएम। इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे? इन दिस पोएम द पोएट हैज पर्सोनिफाइड द रेन एज ही टेल्स द स्टोरी ऑफ रेन इन द फर्स्ट पर्सन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस पोएम की खास बात क्या है? इस पोएम में बारिश को पर्सोनिफाई किया गया है। एक ह्यूमन बीइंग, एक लिविंग बीइंग की तरह बारिश इस पोएम में अपनी कहानी खुद हमें बता रही है इन द फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई। इस सारी पोएम में जहां पर भी आई यूज हो रहा है, ये किसको रेफर कर रहा है? रेन को। यानी कि रेन यहाँ पर हमें अपनी कहानी बता रही है। He tells us how raindrops are formed, how they fall upon the thirsty earth to satisfy the thirst of the trees and plants. इस पोएम में हमें ये पता चलेगा कैसे बारिश बनती है, कैसे फिर वो धरती पर गिरती है और सारी प्यासी चीजों की प्यास बुझाती है। And finally, the rain ends and the rainbow in the sky marks the end of the rain. Finally, जब रेन खत्म हो जाती है उसके बाद आसमान में एक रेनबो आता है। रेनबो आप सबको पता होगा, 7 कलर्स का एक स्पेक्ट्रम होता है जो कि स्काई में विजिबल हो जाता है जब बारिश के बाद एकदम से सन आ जाता है आसमान में। और ये जो रेनबो है ये सिग्निफाई करता है कि अब बारिश खत्म हो चुकी है। Rain is like human beings as it also has a life cycle. अब जैसे ह्यूमन बींग्स का भी लाइफ साइकिल होता है, वो पैदा होते हैं, बड़े होते हैं और फिर मर जाते हैं, सिमिलरली बारिश का भी लाइफ साइकिल है। इट इज बॉर्न, इट डेवलप्स एंड ग्रोज एंड फाइनली इट कम्स टू एन एंड। ऐसे ही बारिश भी पैदा होती है, कैसे वो बड़ी होती है और फाइनली कैसे वो खत्म हो जाती है, इस सब के बारे में हम इस पोएम में पढ़ेंगे। अब हम पोएम पढ़ते हैं, एक्सप्लेनेशन देखिए और साथ में लिटरेरी डिवाइसेस भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टैंजा 1। आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन बाय द गॉड्स, नेचर देन टेक्स मी टू अडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज। अब सबसे पहले यहाँ पर आई क्या है? द रेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था फर्स्ट पर्सन में ये पोएम लिखी गई है और जहां पर भी आई आएगा इट रेफर्स टू द रेन। तो सबसे पहले ही हमें पर्सोनिफिकेशन पता चल जाती है। बारिश को पर्सोनिफाई किया गया है, बारिश कह रही है आई, यानी कि मैं क्या हूं? आई एम डॉटेड सिल्वर थ्रेड्स, सिल्वर रंग की बूंदें, और वो धागे जैसी लगती हैं जब वो आसमान से नीचे गिरती हैं, क्योंकि हर बारिश की बूंद एक दूसरे को फॉलो करती है एक लाइन में, तो ऐसे धागे बन जाते हैं। ड्रॉप्ड फ्रॉम हेवन, हेवन रेफर्स टू द स्काई एंड द होम ऑफ गॉड। भगवान का जो घर है ऊपर आसमान में उसे हम हेवन कहते हैं। और जैसे कि हम सबको पता है बारिश ऊपर आसमान से गिरती है, तो बारिश ये कह रही है कि मैं हेवन से यानी कि भगवान के घर से नीचे गिरती हूं और मुझे भगवान खुद नीचे भेजता है। यानी कि बारिश ये कह रही है कि वो बहुत डिवाइन है, वो बहुत होली है, उसे भगवान ने ही बनाकर नीचे धरती पर भेजा है और वो भगवान के घर हेवन से आती है। फिर वो कहती है नेचर देन टेक्स मी टू अडॉर्न हर फील्ड्स एंड वैलीज। नाउ व्हाट इज नेचर? नेचर इज द मदर अर्थ और द एनवायरमेंट, जो हमारी धरती है और धरती पे जितनी भी चीजें प्रेजेंट हैं। सो द नेचर टेक्स मी टू अडॉर्न, अडॉर्न मीन्स टू डेकोरेट और एड ब्यूटी टू, किसी चीज को सजाना। तो यहाँ पर बारिश कह रही है कि जो धरती है
वो इन बारिश की बूंदों को अपने में समा लेती है और इन बूंदों के साथ अपनी जो अलग अलग फॉर्मेशंस हैं धरती की, खेत हैं, वैलीज हैं, उन सब को सजाने के लिए धरती इन बारिश की बूंदों को यूज करती है. Now let us sum up this stanza. In this stanza the rain is giving an introduction of itself. रेन अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रही है. वो कहती है दैट मैं बूंदे हूं सिल्वर रंग के धागों की और मुझे आसमान में जो हेवन है जहां पर भगवान रहते हैं वहां से भगवान नीचे गिरते हैं. और फिर जो नेचर है, जो धरती है, वो मुझे अपने में समा लेती है और मुझसे अपनी फील्ड्स, अपनी वैलीज, खेतों को, खलियानों को मुझसे सजा लेती है, डेकोरेट कर लेती है. उनकी ब्यूटी और बढ़ जाती है बारिश होने से.